नमस्कार। बिहार में इस बार महागठबंधन आखिर क्या करने वाला है? अंदर चल क्या रहा है महागठबंधन में? और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी सुगबुगाहट है। कांग्रेस पार्टी आखिर कहां पर स्टैंड करती है बिहार में? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा भाई है वो तो आरजेडी है और आरजेडी पूरी तरीके से बार्गेनिंग भी कर रही है। तो अब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार के वोटरों के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद कितनी है? एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ रूबरू करने के लिए मौजूद है, रंजीत रंजन जी। इनकी बुलंद आवाज संसद में सुनाई देती है, कांग्रेस की तेज तर्रार आवाज, महिला नेत्री और इस वक्त राज्यसभा की सांसद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डीडी डायलॉग में बात करने के लिए। भले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, लेकिन बुलंद आवाज जो है वो बिहार से आती है। रंजीत जी, हम शुरुआत करें, लेकिन एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रमुख राजनेता हैं। रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। वो लॉन टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं। शादी के बाद वो सक्रिय राजनीति में आई। रंजीत रंजन बिहार के सुपौल और सहरसा से सांसद रह चुकी हैं। 2022 में कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नामित किया। रंजीत रंजन कांग्रेस संसदीय दल की सचिव हैं। बुलेट चलाकर अक्सर संसद पहुंचने वाली रंजीत रंजन अपनी खास स्टाइल के लिए सुर्खियां बटोरती रही हैं। जैसे कि रंजीत जी, हमने कहा तेज तर्रार आवाज, लग रहा है कि वर्सेटाइल भी हैं आप। कभी आप बुलेट चलाकर पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं, कभी आप अपने वोटर्स के बीच में भी इसी तरह वोट लेने के लिए पहुंचती। कांग्रेस में ऐसी आवाजें अब कम हो गई हैं क्या? नहीं, देखिए, वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हर वुमेन वर्सेटाइल होती है, डायनामिक होती है और कुछ का दिख जाता है, कुछ का नहीं दिख जाता है। और नेचुरली जब आप क्षेत्र में होते हो तो आप उनके जैसे होते हो, कभी आप अपने जैसे होते हो, कभी आप काम के साथ होते हो। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस है तो मुझे लगता है इसलिए ही वर्सेटाइल है, डायनामिक बचा हुआ है। और वुमेन का रिस्पेक्ट जो मैंने अपनी पार्टी में देखा है, 30 साल हो गए मुझे राजनीति में, तो आई प्राउड माय पार्टी की उसमें वुमेन को जेंडर इक्वालिटी की तरह देखते हैं और समान मानते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ऐसे नेता बचे हैं। कांग्रेस में ही नेता बचे हैं। कांग्रेस में ही एक दो एग्जाम्पल दीजिए। अगर हम बिहार की बात करें तो कहाँ पर है कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिहार में? देखिए, ये इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, सिचुएशन है। और अनफॉर्चुनेट है कि अब लगभग 30-35 साल हो गए हमने इंडिपेंडेंट चांस नहीं लिया पार्टी के लिए। सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि हम अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बंगाल में है, दिल्ली में था, तो कई प्रदेशों में है जिसमें हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे भी कंटिन्यू 4 चुनाव लड़े, सुपौल से लड़ी, सहरसा से लड़ी, कैंपेन किया, बहुत कुछ देखा। लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लोग कांग्रेस के लिए वोट करना चाहते हैं। हाँ, अभी हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के मजबूत साथी है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि कांग्रेस वहाँ ख़त्म है। जब मौका मिलेगा तो कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। लेकिन कांग्रेस को लोग वोट करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है? देखिए, मैं कहूँगी कि अभी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की राजनीति होती है और लोग 2 धड़ों में बंटकर वोट देते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अभी इस टाइम इलेक्शन है और ये सिचुएशन है कि हमारा जो मेन ओपोनेंट है वो एनडीए है। और इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है। क्यों नहीं है, इसका आंसर इसमें भी है कि कांग्रेस ने हमेशा आइडियोलॉजी की राजनीति की है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं की है। और इस वक्त जो लोग सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, चाहे आप एसआईआर को देख ले, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देख ले,
चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट देख ले, चाहे आप महंगाई देख ले, चाहे आप पलायन देख ले, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम देख ले, अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, सबसे पुरानी पार्टी है। हम आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस कहते हैं ना, घर का जो सबसे बड़ा होता है वो घर को सहेजने के लिए कंप्रोमाइज करता है। तो आई थिंक बिहार में हम अभी घर को संभालने के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद ही कहा कि 30 साल से 40 साल से तमाम जो स्थितियां रही बिहार की और कांग्रेस की जो स्थिति रही, क्या आपको लगता है एक नेतृत्व का अभाव और दूसरा रणनीति जो भी बनती है वो गलत बनती है? देखिए, नेतृत्व का अभाव नहीं है, हम नेतृत्व दिखा नहीं रहे हैं। रणनीति का अभाव नहीं है, हम अभी अलायंस में हैं। इसके अलावा अभी इससे ज़्यादा मेरे पास उत्तर नहीं है इसके लिए। लेकिन जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, आपको लगता है वो सही मुद्दे हैं? बिल्कुल, आप बिहार के लोगों से पूछिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार की राजनीति करें। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो बिहार ने मुझे सिखाया है। वहाँ पलायन मेजर मुद्दा है, शिक्षा नीति को दुरुस्त करना मेजर मुद्दा है, बेरोजगारी मेजर मुद्दा है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मेजर मुद्दा है, करप्शन मेजर मुद्दा है, इवन ड्राई स्टेट होने के कारण अब वहाँ पे ड्रग्स आ चुके हैं, वो मेजर मुद्दा है। और राहुल जी ने जब से जाना शुरू किया है, लोगों के बीच पहुंचना शुरू किया है, शिक्षा नीति को लेकर बात करनी शुरू की है, महिलाओं को जो मान योजना हम लोगों ने 2500 का अनाउंस किया वो शुरू किया है, लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया है, तो एक अलग तरह का जोश बिहार वासियों में दिखने को मिला है। क्योंकि वहाँ का यूथ राहुल जी को कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि राहुल जी पेपर लीक की बात कर रहे हैं। 3 साल में आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपको सही वक्त पे 3 साल में डिग्री मिलती है, वहाँ 5 साल में मिल रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यूथ उनसे कनेक्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आज का बिहार कांग्रेस को देख रहा है, राहुल गांधी जी को अपने लीडर की तरह देख रहा है। राहुल गांधी को बिहार अपना लीडर की तरह देख रहा है, मतलब आप चूंकि बिहार का पूछ रही थी, पूरा देश राहुल गांधी को लीडर की तरह देखता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब से उन्होंने बिहार जाना शुरू किया है, जो बिहार में कांग्रेस की सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसमें एक नया तरह का चमक आया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिहार जाना ज्यादा शुरू किया। तो 2024 का चुनाव तो अभी खत्म हुआ है। अगर देश राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्वीकार कर रहा था, देख रहा था, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ क्या बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो पूरे देश में यात्रा की थी। देखिए, 2024 में हम 100 सीट लेकर आए, बीजेपी 100 हो ही गए थे, 99 मान लीजिए। बीजेपी 400 का नारा लगा रही थी, उन्होंने बस अपनी गवर्नमेंट बचाने का काम किया। हमें बसाखी कर रहे थे, खुद बसाखी पे आ गए। राहुल जी ने 2 नारे दिए थे, एक संविधान को बचाने का, एक ओबीसी रिजर्वेशन का, तीसरा जो बेरोजगारी चल रही है, जो सिचुएशन है, ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहा है। लोगों को समझ में आया। निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि अभी भी हम और मजबूती के साथ अगर अलायंस लड़ती, आपस का कम्युनिकेशन और बेहतर होता ऑल ओवर इंडिया में, तो हम और बेहतर प्रदर्शन करते। हाँ, मानूंगी कि हमारे कैंडिडेट के चुनने में कई जगह पे गलतियां हुई, और अच्छे कैंडिडेट चुनते, और अच्छा सिलेक्शन होता, जहाँ पे जिसकी हिस्सेदारी मजबूती से ज़्यादा बेहतर बन रही थी, अगर उस पर और ध्यान देते तो हमारी, मेरे ख्याल से 150 से ऊपर कांग्रेस की सीट होती। तो ये जो गलतियां आप स्वीकार कर रहे हैं, ये गलतियां आपके जो नेतृत्व के लोग हैं वहां तक, इसीलिए कई लोग जो छोड़ कर जाते हैं वो कहते हैं वहां तक बात ही नहीं पहुंचा पाते अपनी, वो समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई है। देखिए, ये मैं जो बात कर रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो समीक्षा हुई और हमारे लीडरान ने जो ये एक्सेप्ट किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये CWC में बात हुई, जब हमारा अधिवेशन हुआ तब बात हुई, जब हम लोग सब कांग्रेसी बैठते हैं तब बात हुई, और सब ने एक्सेप्ट किया। और क्या गलतियां हुई वो दोबारा नहीं दोहराई जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने क्योंकि SIR की बात अभी बीच में उठाई थी, राहुल गांधी ऑलरेडी कह रहे हैं कि बिहार में तो वोट चोरी हो चुका है। अब अभी वोट पड़े नहीं है,
अभी तो चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू ही हो रही है, अभी तो पीक पर भी नहीं पहुंची है। पहले से पहले हार मान लेना और ये कहना कि बिहार का चुनाव तो बीजेपी की झोली में चला गया, वोट चोरी हो गए, ये एक तरीके से लूजर वाली बात नहीं हो गई कि पहले से ही वोटर को बता दिया हमें वोट मत दो क्योंकि वोट तो चला गया? बिल्कुल लूजर वाली बात नहीं है, उल्टा पहले से वोटर को भी अलर्ट करने वाली बात है और पहले से ही लड़ने की बात है, क्योंकि वोट चोरी तो एक्चुअली महाराष्ट्र से हो गई। वहां पे उन्होंने 40 लाख वोट बढ़ाए। कैंडिडेट का भी राइट होता है, किसी भी पार्टी का राइट होता है, चुनाव आयोग से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका कर्तव्य है कि आपका आंसर दे। उन्होंने नहीं दिया, ना फुटेज दिया, ना कैमरा दिखाया, किस जगह पे बढ़ा वो भी नहीं दिया। हरियाणा में चोरी हुआ, कई जगह पे चोरी हुआ। अब ये अभी तो इन्होंने निशाना कर्नाटक पे हुआ, निशाना मारा है बिहार पे, उसके बाद असम है, उसके बाद बिहार है, और अभी तो 90 लाख वोटर बिहार से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग आप 36 लाख को लापता बोल रहे हो, 22 लाख को डेथ बोल रहे हो, 7 लाख को डबल बोल रहे हो, 65 लाख का आंकड़ा तो अभी दे रहे हो। और आप लोगों को भी मालूम है किस किस तरह से ट्रैक्टर के नाम से, डॉग के नाम से। और अगर आप जमीनी हकीकत में देखेंगे तो अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 99% फॉर्म सबमिट कर लिए। और अगर आप बीएलओ से पूछोगे, और अगर एक आम आदमी गवर्नमेंट की वेबसाइट से अलग, एक तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर पे देख सको कि आप सबमिट कर चुके हो, आपको बीएलओ को ही पकड़ना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट में सिर्फ 30% सबमिटेड फॉर्म दिखा रहा है। मैं आपके दूरदर्शन पे बोल रही हूँ, चुनाव को पूछिए कि बीएलओ से पूछे। तो राहुल गांधी जी तो अलर्ट कर रहे हैं ये जो कि जो बेईमानी होगी उसको होने नहीं देना है। और अगर बीजेपी को एनडीए की हिम्मत है तो एसआईआर पर डिस्कशन कराए ना। अब ये एसआईआर पर आपने 2 ट्रैक्टर और डॉग, ये 2 वाले एग्जाम्पल दिए, दोनों के बारे में फैक्ट चेक किया गया और खुद चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक होकर आया कि यही इसमें साजिश की बू आ रही है। और ये तो ऑपोजिशन वाले ही है जो ऐसी ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं है। मैंने जस्ट जोक कहा, डॉग और ट्रैक्टर इज नॉट आवर इशू, और ये कोई मेजर नहीं है, ये जोक है ना। एक वो 2 वो जाने फेक है कि एआई है। एक महिला 25 साल की है, उसको 60 साल दिखा दिया जाता है। एक महिला सीता देवी है, उसको सीताराम दिखा दिया जाता है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू। लेकिन 36 लाख लोग लापता हैं, ड्रोन से खोज रहे हो क्या? 25 तारीख को लास्ट डेट था और 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि 97% को हमने वेरिफिकेशन कर लिया और उस वक्त 20 लाख लापता थे। तो 2 दिन में क्या वो ड्रोन से खोज रहे थे क्या? क्योंकि मोदी है तो सब संभव है। तो हम तो उनकी चोरियां दिखा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। उल्टा राहुल गांधी जी ऐसे है जो सिंगल पर्सन जो उनके पोल खोल रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है। लोगों को आगाह होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस को जिताने का काम नहीं है, ये तो हमारा लोकतंत्र का हिस्सा है। तो लोकतंत्र की आप हत्या कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप बोल दीजिए ना कि भाई जो बीजेपी को वोट नहीं देता है आपको वोट ही नहीं डालना। इसीलिए ये आप जो लोकतंत्र की बात करें, बीजेपी ने तो साफ कह दिया ना कि जब कर्नाटक में चोरी हुई है तो कर्नाटक से शुरुआत कर लेते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया पहले इस्तीफा दे दें, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वहां भी ऐसा गलती हुई है तो कर्नाटक में क्यों सरकार बनी हुई है? देखिए, आप बोलिए उनको महाराष्ट्र से इस्तीफा दिलवाए, हम तो कर्नाटक से शुरुआत क्यों ना हो? हम किसी से इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। ये हर चीज को बीजेपी मजाक में ले जाके मुद्दे को डाइवर्ट करती है। हम कह रहे हैं आज भी वहीं पे हम लोग स्टिक है, स्टैंड लिया हुआ है। 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में कैसे बढ़ा? डू यू हैव एनी प्रूफ? वेरिफिकेशन इन राइटिंग में चुनाव आयोग दे। अभी बिहार में 65 लाख को निकाला, 36 लाख लापता है। डू यू हैव एनी प्रूफ? आप बीएलओ और चुनाव आयोग की स्टेटमेंट में इतना डिफरेंसेस क्यों है? तो वही तो बात होती है ना रंजीत जी की जहां पर बीजेपी की सरकार है हमेशा जांच वहीं क्यों हो? कर्नाटक पे और अगर बात आती है, तेलंगाना पर अगर बात आती है तो उनको क्यों छोड़ दिया जाए? किसने बोला छोड़ दिया जाए? ये कांग्रेस की सरकार है, ये ऑल ओवर इंडिया को एसआईआर, हम कह रहे हैं हमें एसआईआर के वेरिफिकेशन कराने के
तरीके पे ऑब्जेक्शन है। मतलब अब सिर्फ बिहार का मामला है, नॉट ओनली बिहार। आपने अनाउंस किया है और हमें उससे पहले मालूम था, बिहार के बाद आप बंगाल और असम में आएंगे। बिल्कुल, और आपने अनाउंस दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला अलग हो गया, महाराष्ट्र का मामला अलग हो गया और कर्नाटक का मामला अलग हो गया, दोनों मामले अलग हैं। आपने SIR किया, आपकी नियत सेम है, आपने कहीं घटाना है कहीं बढ़ाना है, आपकी नियत सेम है, आपकी नियत में खोट है। आप NDA के वोट को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के वोट को घटाना चाहते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की नियत में खोट है या बीजेपी की? क्योंकि काम तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, ED, जिनको हम लोग इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा बोलते हैं, ये जितने भी स्वतंत्र स्तंभ कहे जाते हैं, क्या वो स्वतंत्र है क्या? कि देखिए, हाँ, डिफरेंसेस ये है कि जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं और किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात के लिए काम कर रहे हैं। आई वॉज पोस्ट पर्सन और मैं अच्छा कर रही थी। मेरे घर में ऊपर वाले की कृपा से रोटी के लिए मैं पॉलिटिक्स को चुनूं ऐसा नहीं है, और मैक्सिमम कांग्रेस में लोग ऐसे ही हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आज के बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो ठीक है, 10 में से 2 लोग पावर के लिए आ सकते हैं, हाईलाइट होने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप 55 साल के कांग्रेस के इतिहास को देखें, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ की IIT, यहाँ के एम्स, आज जितनी नीतियां आपने मुद्दा ही डाइवर्ट कर दिया, बीजेपी लेके चल रही है, किसकी दी हुई है? कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो एक तरीके से लगभग किनारे पर है, इसीलिए RJD जो है वो दिखा रही है आईना, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या तमाम चीजों को लेकर के हो। कोई चेहरा क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा कांग्रेस पार्टी का? फिर मैं रिपीट करूंगी कि हमारी मजबूरी है। आपका चेहरा तो दिख रहा है, मैं और चेहरों की बात कर रही हूं। हम अलायंस में है और अलायंस का रिश्ता बना रहे, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हमारे जो पार्टी के आला कमान है वो तय करते हैं। लेकिन हाँ, पार्टी कमजोर नहीं है, हमारी सिचुएशन कमजोर हम कह सकते हैं। हम अलायंस में है और जहां जिसकी भागीदारी मजबूत होती है, हम वहां पे उसी तरीके से काम करते हैं। निश्चित तौर से पार्टी कंटिन्यू अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बिहार में भी काम कर रही है। रंजीत जी, सोशल मीडिया में देख रही थी आपके इंटरव्यू से पहले, आज सिर्फ एक ही चीज चल रही है सोशल मीडिया पर कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया, भगवा आतंकवाद का नारा दिया, वो आज माफी मांगेंगे और सदन के पटल पर क्या माफी मांगेंगे? मुझे बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। ये बीजेपी का ट्रैप नहीं है। हम लोग देश की राजनीति करते हैं, कांग्रेस देश के संविधान की राजनीति करती है, और हमें सिखाया गया है संविधान ने कि हम एक पूरे माला में हर जात धर्म के लोग हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। और अभी हमारी पार्टी को भी एहसास हुआ कि OBC की जो हिस्सेदारी है, जो होनी चाहिए, वो बहुत कम है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन का काम, ये जो मैदान है, ये भाजपा का मैदान है। जब उनको 15 लाख पॉकेट में नहीं आए, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, तो बिहार में अनाउंस कर आए थे ना। हम उनसे जब पूछते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं 15 लाख आए क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं शिक्षा नीति अब डबल इंजन की सरकार है, अब बिहार में लगातार क्राइम क्यों हो रहा है? सरेआम अच्छे हॉस्पिटल में क्रिमिनल ऐसे पहुंचता है जैसे उसको गार्ड लेके जा रहा, आइए और गोली मार के जाइए और खुलेआम जाइए। बलात्कार ऐसे हो रहे हैं, बालिका गृह कांड ऐसे हो रहे हैं, शेल्टर होम में ऐसे बच्चियां गायब हो रही हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार से जब हम ये पूछते हैं ना कि ड्राई स्टेट में आज 12 साल का बच्चा भी, ये मैं एज अ मदर बोल रही हूँ, ये फैक्ट है कि आप उसकी आंखें देखेंगे ना, आज 300 रुपए में वहां पे ड्रग्स मिल रहा है, और वहां के बच्चे कह रहे हैं, यंगस्टर कह रहे हैं कि भाई दारू में तो 900 रुपए लग जाते थे, अब तो 300 रुपए में 6 दिन हम नशे में रहते हैं। ये बातें करो
तो पोलराइजेशन की बात करते हैं, बिहार देख रहा है और उन्हें शर्म आ रही है, ठीक है, और पूरे देश को शर्म आ रही है। जिस दिन ये बात बिहार वासियों को खटकनी शुरू हो गई है और खटकने लगी ना, उनको बिहार में खड़े नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश को एक नया शब्द दिया गया, भगवा आतंकवाद, जिसको लेकर इतना तहलका मचा। पहली बार लोगों को लगा कि किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर नहीं बोलना है। ये सवाल छोड़ दें। मुझे अब मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी पॉलिसी पे, और अब लोग समझ रहे हैं इस पॉलिसी को, भाजपा की इस पॉलिसी को कांग्रेस ने बहुत बना ली अच्छी है तरह कि से इस समझ मुद्दे रहे पर हैं। नहीं जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान का रिस्पेक्ट करते हैं। आतंकवादी आतंकवादी है, उसकी ना कोई जात है ना धर्म है। कोई भी आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस का नाम है। तो बेसिकली ऐसे बयानों से भविष्य में बचना चाहिए, किसी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, बीजेपी खुद बोलती है, खुद उकसाती है, खुद उगलवाती है। ये उनका एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा लोगों को सुरक्षित और अच्छी कमाई देना है। चलिए एक सवाल पीछे जल्दी से। मेरा एक सवाल है कि फिर कांग्रेस की बिहार के चुनाव में क्या रणनीति है, वो किस रणनीति के साथ में उतर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो चलो थोड़ी सी जनयात्रा कर ली और कुछ रैलियां मेरे ख्याल से भी कमी की हैं, तो और जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू तो अपनी रणनीति के साथ में वहाँ पर मैदान में उतर गए हैं, तो आपकी पर्सनली, कांग्रेस की पर्सनली क्या रणनीति होगी और वो किस रणनीति के साथ में उतरेगी? बस यही सवाल है। तो हमारी रणनीति आपको चुनाव मैदान में हमारे भाषणों में दिखेगी। हमारी स्कीमें जो ऑलरेडी हमने अनाउंस की है, हम महिला मान योजना कर रहे हैं। हमारा जो रणनीति में हम बिहार के लिए पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक और महिलाओं को सुदृढ़ करना, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। चलिए जल्दी से एक सवाल पीछे। सवाल मेरा बिहार और उसके विकास को लेके के है, क्योंकि अभी की जो सरकार है, पिछली सरकार है, विकास तो कर रही है, विकास की सौगात बिहार को मिल रही है, लेकिन ये क्योंकि लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे, कि जैसा कि एक करप्शन मुद्दा है, रोड बन रहे हैं, रोड टिक नहीं रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज टूट जा रहे हैं मनते के तहत। तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है आगे? इस पे कैसे ध्यान देगी? करप्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहती है? देखिए, इसके लिए तो आप बहुत यंग हैं, युवा हैं। आई होप आप कांग्रेस को लेकर आओ बिहार में, तब हम दिखाएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। अकेले कांग्रेस लड़े तो सही चुनाव, तभी तो लेकर आए। अकेले कहाँ? 4 सीटें, 5 सीटों से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? रंजीत जी, मैं अनुभव शुक्ला हूँ। मेरा एक सवाल है। उद्धव ठाकरे आपके सहयोगी हैं, वो महाराष्ट्र में कहते हैं कि हिंदी बोलो, नहीं बोलते हैं तो मारते हैं बिहार के लोगों को। इस पर आपका क्या स्टैंड, और क्या उनसे कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कहेंगे नहीं, कह रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं। किसी भी प्रदेश में अगर बिहार के लोग जाते हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति बोलता है मेरा राइट हैंड है कि आपका अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल उसका अधिकार है। वो गलत बोल रहे हैं, आपके माध्यम से कह रही। नहीं लगता कि जो क्षत्रिय छत्रप हैं, जो क्षत्रिय पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस हमेशा कमज़ोर करती रही। जब भी आपको सफलता मिली हिमाचल में, कर्नाटका में, ड्राइविंग सीट लपकने की जो कोशिश है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कमज़ोर होती गई। और नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता कि छोड़कर, वो तो सिर्फ कन्वेनर बनना चाहते थे, छोड़कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी? नीतीश जी को कौन छोड़ सकता है, कौन ला सकता है? वो तो 9 बार खुद उन्होंने कभी इधर किया। थोड़ा अकाउंटेबिलिटी और लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना। कहीं पर तो आप स्टिक होंगे ना। उनका तो फेविकॉल ही नहीं है कि वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, तो कांग्रेस कैसे उन पे फेथ कर सकती है? इसमें कांग्रेस का मेरे ख्याल से कोई रोल ही नहीं है। ये तो नीतीश बाबू तय करते हैं। और जो आप कह रहे हैं छत्रपति, आप उल्टा कह रहे हैं। कांग्रेस को रीजनल पार्टी ने कमजोर किया, और एक टाइम पे कांग्रेस ने आपको स्टेज दी। अनफॉर्चुनेट है कि जब वो समय था कि हमें रीजनल पार्टी को हेल्प लेनी पड़ी, तो उल्टा हमने अपनी स्पेस दी, जिसका आज हम भुगतान भुगत रहे हैं। रियलिटी तो ये है। लेकिन अच्छी बात है रंजीत जी कि आपने बहुत सारी गलतियां, अगर पार्टी के फ्रंट पर कुछ हो भी रही हैं और हुई हैं,
उन गलतियों को स्वीकारा, लेकिन अब उन क्योंकि हम गलतियों कांग्रेस हैं, हम को भाजपा में हैं। सुधारने के लिए आप अगर कुछ करें तब वो बड़ी बात होगी, जो कि अभी तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया Thank डीडी you so डायलॉग में शिरकत करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने। थैंक यू।